बिहार करंट अफेयर्स बाय कुमार विजय में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। जैसा कि मैंने वादा किया है कि हमारा करंट अफेयर्स या जो बिहार पर केंद्रित कार्यक्रम है मूलतः बिहार पर ही केंद्रित रहेगा और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें दिक्कत ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार के अखबारों में प्रतिदिन बिहार सेंट्रिक बहुत ज़्यादा खबरें नहीं होती हैं, लेकिन उससे भी मतलब नहीं है कि हम लोग बिहार के हैं तो बिहार के बारे में, विभिन्न पक्षों के बारे में इसी माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे। और आज के इस 18 तारीख के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और कुछ अपनी बातें भी, क्रॉनिकल एकेडमी ने इंटर के बाद एक बेहतरीन कोर्स को लॉन्च किया है जो बिहार के बच्चों के लिए बेस्ट सूटेड है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में स्कूलिंग और कॉलेज की स्थिति क्या है, कोई हम लोगों ने नहीं किया है। इसके अलावा एक और जो समस्या है बिहार में वो कोरोना और उसके उपरांत जिस तरह के कोचिंग संस्थान उगे, बाहर के कोचिंग संस्थान आए, कितने कोचिंग संस्थानों में ताला बंद हो गया, कितने पैसे लेके भाग गए, किसी में मुकदमा हो रहा है और किसी ने रातों रात ताला बंद किया और बिहार जो बाहर के थे बिहार से निकल लिए। उस दौर में भी हम लोगों ने 91 से अपनी इस परंपरा को जारी रखा है। क्रॉनिकल एकेडमी बिहार का एकमात्र ऐसा संस्थान है कि जिस समय से खुला है उस समय से चल रहा है और ईश्वर की कृपा होगी तो आगे भी चलता रहेगा। तो यह कोर्स आप लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बेस्ट सूटेड है। हम बिहार के ही हैं, हम कोई ताला बंद करके दिल्ली, राजस्थान, गुजरात नहीं चले जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। इसलिए आप सबों से निवेदन है। और इस कोर्स में हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, एसएससी सारे को इंक्लूड करते हैं और साथ में आपकी ग्रेजुएशन की भी हम उस पर भी पर्याप्त ध्यान देंगे। तो एक ही साथ जब ग्रेजुएशन करते हुए ही आपका सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी मुकम्मल होगी और ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत आप कोई परीक्षा भी दे सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अभी दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बड़ी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं और एआई का ज़माना आ गया है। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं बिहार के, होम मिनिस्टर भी बिहार के हैं, वहां गए और उन्होंने अपने बिहार के पेवेलियन का उद्घाटन किया और वहाँ 468 करोड़ 468 करोड़ की परियोजना और निवेश के लिए एमओयू साइन किया। और उनका कहना है कि इस एमओयू साइन करने के बाद उसके माध्यम से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी के अंतर्गत है कि आईआईटी पटना में 250 करोड़ रुपए से रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। आज एआई बहुत तेज़ी से हमारे जीवन में छा रहा है। इसका फ्यूचर कैसा होगा अभी से तो कहना संभव नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का उम्मीद है कि फ्यूचर अच्छा ही होगा और आगे की तरफ हम टेक्नोलॉजिकली बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जीवन को टेक्नोलॉजी सरल बनाएगा। टेक्नोलॉजी के दोनों पक्ष होते हैं, स्याह पक्ष और उजले पक्ष दोनों होते हैं, लेकिन हम लेट अस होप कि इसका अच्छा ही सब कुछ परिणाम होगा। रोज़गार के बारे में कुछ डर लोगों में है कि एआई के आ जाने से रोज़गार में कमी आएगी, लेकिन सरकार कह रही है कि नौजवान एआई में ही एक्सपर्ट हो जाइए और रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ा लीजिए। इसमें जो न्यूज़ में कहा गया है कि दिल्ली में इसमें बिहार सरकार ने कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ समझौता किया है और 468 करोड़ के समझौता पत्र, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और रोजगार को बढ़ावा देगा यह सारा एमओयू। और बिहार में एक एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस NICO की स्थापना के लिए 60 करोड़ और आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। बिहार AICO स्थापित करने के लिए टाइगर एनालिटिक्स इंडस्ट्री पार्टनर बनेगा। इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर आपको एक बनाकर बताया था। बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026 और बिहार आईटी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत मशहूर जीसीसी इकाइयों और आईटी इकाइयों को जैसे रेड साइबर है 103 करोड़, ग्रो क्यूआर है 30 करोड़, CIPL है 25 करोड़ आदि के साथ MOU हुआ है।
और जो एक्सपो हम लगा हुआ है उसमें 135 देश के प्रतिनिधि शामिल होने आए हैं। तो हम लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि इस पार्क से या एआई टेक्नोलॉजी के इनिशिएशन से बिहार में बच्चों को भी फ़ायदा होगा और बिहार उसके लिए अपने आप को तैयार करे। हमने किसी अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें बिहार भारत का सबसे नौजवान राज्य है। बिहार में वर्किंग पॉपुलेशन का एवरेज एज जो है 25 साल है और नेशनल एवरेज 27 से 28 साल है। तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये सभी संभवतः इस बात से अवगत होंगे कि बिहार के नौजवानों को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करके बिहार को आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। और नए ज़माने का एआई है और उससे उम्मीद करेंगे, लेट अस होप कि हमारे बिहार के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा और ही खबरें हैं हमने आपके लिए जुटाया है। बिहार सरकार ने जो बजट इस साल प्रस्तुत किया उस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट कहा जाता है। बिहार के वित्त मंत्री ने 3 फरवरी 2026 को जो बजट प्रस्तुत किया वो 3,47,589.76 करोड़ का बजट है। राज्य के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें बिहार के विकास दर, अर्थव्यवस्था की विकास दर को 13.1% कहा गया है, जो नेशनल एवरेज 9.8 से काफ़ी आगे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बुनियादी ढांचे में विकास के लिए खर्च होता है 63,455.84 करोड़ है। और 7 निश्चय योजना में जो नई पहल है प्रति व्यक्ति आय दोगुना और 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। अगर प्रति व्यक्ति आय दोगुना होता है, 1 करोड़ रोजगार मिलता है तो बिहार के प्रगति को काफ़ी उड़ान मिलेगी। इसके अलावा औद्योगिक निवेश और नई इकाइयों की भी स्थापना की बात है। पिछले किसी और वीडियो में भी हम लोगों ने कहा कि श्याम स्टील कंपनी जो है गया डोभी रोड के स्थित अवैध औद्योगिक गलियारे में अत्याधुनिक स्टील कारखाना लगाने जा रहा है, जो 5,000 करोड़ का निवेश होगा और उम्मीद है कि इसमें भी हज़ारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ने एक और फैसला किया है कि बिहार में 100 से अधिक बंद पड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फिर से शुरू किया जाएगा। अगर यह भी होता है तो उस इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो पैसे लगे हैं, जो लोग उसमें लगे हुए थे, उनका फिर से उद्धार होगा और रोजगार का भी सृजन होगा और राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 17 फरवरी को ही नीतीश कुमार जी ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की पहली किस्त और ट्रांसफ़र की थी और इस संदर्भ में सभी महिला उद्यमी को कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वीमेन एम्पावरमेंट और वीमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यह अनुदान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा किसानों को सीधा लाभ देने के लिए नई योजना एक शुरू की गई है। किसानों को सीधा लाभ, उसके तहत 9,000 की सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है। मशरूम और एग्री बिजनेस के लिए भी बढ़ावा देने के लिए 32 लाख तक की सब्सिडी सरकार दे रही है, जिससे ग्रामीण आय बढ़ाने में सहायता होगी। तो सरकार का पर्याप्त ध्यान है कि औद्योगिक विकास जो हमारी सीमाओं के अंदर है वो भी हो, बंद पड़ी इकाइयाँ खुलें, कृषि के क्षेत्र में भी सुधार हो और लोग जो प्रॉफिटेबल कृषि है उसको भी करें और ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक ढांचा मजबूत हो बिहार में। थोड़ी सी अपनी बात फिर हम कहते हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए उस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। देश, बिहार ही नहीं देश के हम लोग एकमात्र ऐसे संस्थान हैं जो एनसीईआरटी के प्रत्येक किताब को चैप्टर वाइज ही नहीं, लाइन वाइज और पैराग्राफ वाइज पढ़ाते हैं। इस तरह से एनसीईआरटी, ये मेरा चुनौती है, चैलेंज है, देश में कोई भी संस्थान नहीं पढ़ाता है। आज के समय में एनसीईआरटी की खानापूर्ति लोग करते हैं एनसीईआरटी के नाम पर, और आज के समय में अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है तो यूपीएससी या बीपीएससी भी अब नहीं निकलेगा। इसलिए एनसीईआरटी आप हमारे यहाँ पढ़ें, घर पे पढ़ें, लाइन बे लाइन हर पैराग्राफ को बढ़िया से पढ़िए, तभी कोई भी सिविल सेवा की परीक्षा आप निकाल पाएंगे। आज के तारीख में हमारे भारत रत्न
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 38वीं पुण्यतिथि 17 फरवरी को मनाई गई है। इस अवसर पर हम उनको याद करना लाजमी समझते हैं और उनके मरणोपरांत भारत रत्न उनको दिया गया। 2024 में उनको भारत रत्न भारत सरकार ने प्रदान किया है, यानी 24 के बाद ये 25 और 26 है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के इस योगदान को देखते हुए, उनके पॉलिटिकल योगदान को बिहार के क्षेत्र में देखते हुए राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। पटना में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोगों ने पटना स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बहुत सारी विशेष सभाएं भी विधानसभा परिसर में हुई। कर्पूरी ठाकुर जी का योगदान बिहार के राजनीति में अविस्मरणीय है, अनपैरेलल भी है। उन्होंने गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ी, समाज के सबसे निचले क्रम के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ी और उन्हें मुख्य धारा में ले आने का जीवन भर प्रयास किया। उनका जीवन स्वयं ही एक उदाहरण है इस तरह के लोगों का। आज जब गरीबी हटाने की बात करते करते लोग अरबपति बन जाते हैं, उनके लिए कर्पूरी ठाकुर का जीवन, उनका जो आदमी 2-2 बार मुख्यमंत्री रहा, कितनी बार विधायक रहा, उस आदमी का जीवन, उस आदमी का घर, उस आदमी का रहन सहन, आज के नेता केवल अपने को कहते भर हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के जीवन शैली का 1% भी अनुयायी कोई दिखने को आजकल नहीं मिलता है। उनके जीवन की बहुत सारी वैसी कहानियां हैं, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। खैर, उनको पूर्ण रूप से सिंपल लाइफ, सादगीपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है, क्रांतिकारी निर्णयों के लिए जाना जाता है। मुंगेरी लाल कमीशन पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण देने की नींव उन्होंने रखी, जिसको आरक्षण के इतिहास में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहा जाता है। शिक्षा में सुधार का पर्याप्त प्रयास किया, चूँकि वो गांव से और गरीब तबके से आते थे तो उनको पता था कि अंग्रेजी ग्रामीण बच्चों के लिए, पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए कितना मुश्किल है। इसीलिए मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने ख़त्म कर दी ताकि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे आ सके। संभवतः बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शराबबंदी लागू करने का प्रयास किया। भूमि सुधार के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। उनके इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उनका एक फेमस नारा था, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए लड़ना पड़ता है। स्वाभाविक है कि जो भी अधिकार चाहिए कोई प्लेट में सजाकर नहीं देगा। यूपीएससी के लिए क्रॉनिकल एकेडमी का स्थापित नाम है। हम लोग यूपीएससी को यूपीएससी के स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं। सामान्य अध्ययन, जीके जीएस जो आदमी कहते हैं आप, तो सिपाही के एग्ज़ाम में भी जीके जीएस लोग कहते हैं, क्लर्क के इम्तहान में भी कहते हैं, रेलवे के ड्राइवर के इम्तहान में भी होता है और एसएससी, दरोगा, सचिवालय सहायक, बीपीएससी और यूपीएससी में भी होता है। तो अगर एक ही सामान्य अध्ययन पढ़ना होता तो एक ही पढ़कर आदमी सब कुछ करता। इसलिए आपको समझना है कि किस चीज़ का हमका इलाज करना है, किस चीज़ का शिकार करना है। किसी का शिकार ढेला से हो जाएगा, किसी का शिकार गुलेल से हो जाएगा, किसी का शिकार हाथ पैर से हो जाएगा, तो कहीं गोली चलानी पड़ेगी, कहीं तोप चलाना पड़ेगा और कहीं बम चलाना होगा। सभी का मक्खी पर हम तो बम नहीं चलाएंगे। उसी तरह से पढ़ाई होती है। आपको समझना होगा कि हाँ, एक ही बैच में सिपाही, दरोगा और यूपीएससी बीपीएससी सभी पढ़ेंगे भेड़ बकरी की चाल में। तो आपको यह सोचना है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सोचना है। हम लोग प्रयास करते हैं कि यूपीएससी को यूपीएससी की तरह पढ़ाएं। आगे बढ़ते हुए हम गुजरी के लाल, गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ही आगे बात करेंगे। जिस तरह का जीवन, अध्ययनशीलता आप इनका देख रहे हैं, ये और सादगी, इनके कमरे में किताबें हैं, अस्त व्यस्त हैं। इनके कमरे में इनकी सादगी और इनकी महानता अपने आप प्रतिबिंबित होती है। बिहार की राजनीति में इनको राजनीति का दधीची कहा गया है।
जिन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़ों और वंचितों के हक के लिए समर्पित कर दिया। आज पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब की अपनी जमा पूंजी क्या थी, इसकी कहानियाँ शायद आप लोगों ने सुने होंगे। खैर, उस पर फिर कभी हम लोग आएंगे। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौजिया ग्राम में, पितौजिया ग्राम का अब कर्पूरी ग्राम नाम कर दिया गया है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए। वो नाई समाज के अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। उनके पिता गोकुल ठाकुर एक साधारण किसान थे और गांव में नाई का काम करते थे। बेहद गरीबी के बावजूद भी उन्होंने मैट्रिक पास की। कहा जाता है कि पढ़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते थे। उस ज़माने में स्थिति थी सामान्य। अपने छात्र जीवन से वो राजनीति में सक्रिय हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें 26 महीने जेल में बिताने पड़े। 26 महीने। 1952 में उन्होंने पहला बिहार विधानसभा स्वतंत्र भारत में चुनाव हुआ, वो पहला विधानसभा चुनाव जीते और 1988 तक वो जब भी चुनाव लड़े तब वो चुनाव जीते। यह रिकॉर्ड है। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। 1970 में, दिसंबर 1970 से जून 1971 और दूसरी बार जून 1977 से अप्रैल 1979, यानी 2 बार वो मुख्यमंत्री बिहार के बने। उनका जो ऐतिहासिक निर्णय है उसको अगर हम देखा जाए तो उन्होंने अपने फैसलों के द्वारा बिहार के सामाजिक संरचना को बदलने का प्रयास किया। आरक्षण देने के लिए उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन को बनाया और पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया। यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा उन्होंने 2 वर्ग किया, BC और EBC। अति पिछड़ा वर्ग का अलग कोटा बनाया, इसीलिए इसको आज भी कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहा जाता है। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा को फ्री कर दिया। मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी ताकि गरीब छात्र भी और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र आगे बढ़ सके। उन्होंने उर्दू को भी बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पास अपना कोई पक्का मकान या गाड़ी नहीं था। एक बार उनके फटे कुर्ते को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी टिप्पणी की थी, फिर भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। अपने परिवार के आज के राजनीतिज्ञ जो कहते हैं अपने आप को कि हम कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, आप सभी जो दर्शक हैं, जो आप सुन रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने किसी भी बच्चे को राजनीति में नहीं आने दिया। अगर कर्पूरी ठाकुर के जीवन से प्रेरणा लेना है तो यहाँ पर प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया कि कोई और पिछड़ा बच्चा, पिछड़े वर्ग का आदमी आए। तो आज तो ऐसा हो गया है कि हम लड़ाई लड़ते हैं पिछड़ों की, लड़ाई लड़ते हैं गरीबों की, और सारा पिछड़ा हटाने का काम, पिछड़ापन हटाने का काम अपने परिवार में करते हैं। परिवार के सभी लोगों को MP, MLA और क्या क्या बना कर रख देते हैं और वही हम पिछड़ा कल्याण समझ लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जैसा भी मैंने कहा, जो आदमी 1952 से किसी न किसी पद पर रहा, कोई चुनाव कर्पूरी ठाकुर हारे नहीं, और तब भी उनके पास न अपना घर था न अपनी गाड़ी थी। ये लड़ाई होती है पिछड़ों की। जब आप दधीची, इसीलिए उनको कहा गया। खैर, आज उसको और क्या कहा जाएगा। 17 फरवरी 1988 को बड़ा ही मुश्किल स्थिति में उनकी मृत्यु हुई। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं। खैर, भारत सरकार ने 2024 में उनकी जन्मशती के अवसर पर उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी थोड़ा सा हम लोग उनके द्वारा मुंगेरी लाल जो कमीशन था, उसने जो रिजर्वेशन का फार्मूला दिया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि रिजर्वेशन के उस फार्मूले को कर्पूरी ठाकुर फार्मूला 1978 कहा जाता है। इस फार्मूला में 26% आरक्षण को निम्न श्रेणियों में बांटा गया।
अति पिछड़ा ओबीसी एनेक्सर 2 8%, अति पिछड़ा ईबीसी एनेक्सर 1 12%। ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का डिवीज़न पहली बार कर्पूरी जी ने बिहार में किया, क्योंकि उनको पता था कि पिछड़ों में भी कुछ दबंग पिछड़े हैं, जिनके कारण अगर उनको सेम कैटेगरी में रखा जाएगा तो 2-3 जातियां ही सारे आरक्षण की सीटों को भर देंगी, और जो उसमें भी पिछड़े हैं, अलग हैं दायरे से, उनको कुछ हासिल नहीं होगा। यह नीचे से उठे हुए व्यक्ति, जिन्होंने सत्य को अपनी आँखों से देखा है और भोगा है, जिन्हें अपने लिए नहीं समाज के लिए काम करना है, वही लोग ऐसा सोच सकते हैं। SC/ST के लिए अलग संवैधानिक प्रावधान था ही, और भी देखिए कि कर्पूरी ठाकुर किस तरह से इंक्लूसिव समाज के नेता थे। उस समय भी कर्पूरी ठाकुर जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च वर्ग, जो आज EWS है, उनके लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की थी उस समय भी। और कितने प्रोग्रेसिव थे कि महिलाओं के लिए, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण दिया। नीतीश कुमार जी ने बहुत किया है, लेकिन आज का समय अलग है। ये 1978 है। उस समय भी कर्पूरी ठाकुर जी ने जो किया वो आज के राजनेताओं के लिए एक मापदंड है, मानदंड है, और उन्हीं के आगे इनको चलना है। लेकिन सब केवल कह देना कि कर्पूरी ठाकुर के हम अनुयायी हैं, वह कर्मगत रूप से दिखना भी चाहिए, जो कि दिखता नहीं है, सिवाय नीतीश कुमार जी के, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अभी तक अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं किया है। अन्यथा सभी एक ढाक के 3 बात है। क्रॉनिकल एकेडमी BPSC के लिए एक प्रीमियर संस्थान है। हम लोग 41 आज आप 70वीं का इंटरव्यू है, 71वीं का बेंच है, 72वीं आने वाला है। 41वीं परीक्षा से हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, पढ़ाते हैं तो हम लोग 91 से ही, कोचिंग है 94 से ही, लेकिन उस ज़माने में रिजल्ट के माध्यम से अपना प्रचार करने का तरीका नहीं था, क्योंकि टीचर होता है। आज का समय एक अलग हो गया है। हम लोग BPSC आज 3 स्तरीय पढ़ाते हैं, पहले NCERT, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस। इस तरह से भी कोई कोचिंग संस्थान आपको नहीं पढ़ाता है। हम लोग थोड़ी सा और बात कर लेते हैं। तो अति पिछड़ों को इन्होंने एक अलग से ही 12% का कोटा दिया, महिलाओं के लिए आरक्षण, सवर्णों के लिए भी आरक्षण दिया। यह एक बहुत बड़ा योगदान इनका था। हालांकि इसका विरोध समर्थन तो आज भी हर चीज़ का होता है, उस समय भी विरोध समर्थन हुआ। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी का देन बिहार की राजनीति में अमिट छाप छोड़े हुए है, अविस्मरणीय है। अति पिछड़ों की बात करते हुए समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता दिखाने वाले वो राजनेता हैं। हम उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।